सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज की हिंदी कक्षा में हम कर रहे हैं मियां नसीरुद्दीन पाठ के प्रश्नोत्तर। यह पाठ आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक आरोह के गद्य खंड से लिया गया है। इससे पहले हमने पहले पाठ के नमक का दरोगा पाठ के प्रश्नोत्तर किए थे, तो आज हम कर रहे हैं मियां नसीरुद्दीन के प्रश्नोत्तर पर चर्चा। तो पहला प्रश्न है, मियां नसीरुद्दीन जिनके विषय में ये कहा जाता है कि ये 56 प्रकार की रोटियां बनाना जानते हैं। तो पहला प्रश्न है कि मियां नसीरुद्दीन को नान बाइयों का मसीहा क्यों कहा गया है। तो बच्चों, मियां नसीरुद्दीन को नान बाइयों का मसीहा कहा गया है क्योंकि वे साधारण नान बाई नहीं हैं, वे खानदानी नान बाई हैं। नान बाई कहा जाता है रोटियां बनाने वाले जो कि अलग अलग प्रकार की रोटियां बनाना जानते हैं, और उनको इसी कारण से उनको नान बाई कहा जाता है। तो वे खानदानी नान बाई हैं जो कि मसीहाई अंदाज में रोटियां बनाने की कला जानते हैं, और जो अन्य नान बाई हैं वो रोटी केवल पकाते हैं, पर मियां नसीरुद्दीन अपने पेशे को कला मानते हैं। उनके पास 56 प्रकार की रोटियां बनाने का हुनर है। वे अपने आप को सर्वश्रेष्ठ नानबाई बताते हैं क्योंकि उनका ये पेशा जो है वो आज का नहीं था, वो उनके बाप दादाओं से चला आ रहा ये पेशा था कि वो ढाबे पे रोटियां बनते हुए आपने देखी होंगी। तो जिनका बरसों से जिनके बाप दादा भी यही रसोइये का काम या रोटियां बनाने का काम करते आते हैं, उनको नानबाई कहा जाता है। तो नान बाइयों का मसीहा उनको कहा गया है। दूसरा इसमें प्रश्न पूछा गया है कि लेखिका मियां नसीरुद्दीन के पास क्यों गई थी। लेखिका मियां नसीरुद्दीन के पास पत्रकार की हैसियत से गई थी। वे उनकी नान बाई कला के बारे में जानकारी प्राप्त करके उसे प्रकाशित करना चाहती थी। उसने एक मामूली अंधेरी सी दुकान पर जब पटापट आटे का ढेर सनते देखा। पटापट आटे का मतलब कि जो ढाबे पे आपने कभी रोटियां बनती हुई देखी होंगी, तो उसमें जो है आवाज़ आती है जब वो रोटियां बनाते हैं। रोज़ हाथों के ऊपर जो है जब ज़ोर ज़ोर से आटे के पेड़े को लेकर जो है वो बेल रहे होते हैं, हाथों से ही उनकी जो है बनावट दे रहे होते हैं, तो उसमें आवाज़ आती है। तो जब उन्होंने आटे के ढेर को इस तरीके से पटापट से सनते हुए देखा, तो वो जो है अपनी उत्सुकता को रोक ना सकी, और वह दुकान खानदानी वो इसलिए थी कि क्योंकि वह दुकान किसकी थी, खानदानी नानबाई मियां नसीरुद्दीन की थी। तो लेखिका जो कृष्णा सोबती हैं, उनको ये इच्छा हुई कि वो मियां नसीरुद्दीन की दुकान पर जाएं और उनके विषय में जानकारी एकत्रित करके प्रकाशित करें। अगला प्रश्न है, बादशाह के नाम का प्रसंग आते ही लेखिका की बातों में मियां नसीरुद्दीन की दिलचस्पी क्यों होने लगी। अब बादशाह के जब उन्होंने ये कहा कि वे मेरे बाप दादा जो हैं बादशाहों के यहाँ काम करते थे, बड़े बड़े जो राजा थे लोग, उनके यहाँ पर जो है रसोइये का काम करते थे, तो मियां नसीरुद्दीन की जो दिलचस्पी है उसमें क्यों ख़त्म होने लगी जब लेखिका ने जो है ये बात उनसे पूछी। तो बादशाह के नाम का प्रसंग आते ही मियां नसीरुद्दीन की दिलचस्पी लेखिका की बातों में ख़त्म होने लगी क्योंकि उन्हें किसी खास बादशाह का नाम मालूम ही नहीं था। वे जो बातें बता रहे थे वे तो बस सुनी सुनाई थी, और उस बात में सच्चाई नहीं थी क्योंकि उनके किसी बुजुर्ग ने किसी भी बादशाह के यहाँ पर बावर्ची खाने में कभी भी काम नहीं किया था। लेखिका को डींगे मारने के बाद वह उसे सिद्ध नहीं कर सकते थे। कई लोगों को आदत होती है ना अपनी बातों को बढ़ा चढ़ा कर बताने की कि हमारे बाप दादा ये करते थे वो करते थे। तो इस प्रकार से मियां नसीरुद्दीन ने भी अपने डींगे मारते हुए ये बात कह दी कि भी हमारे यहाँ पर जो हमारे जो बुज़ुर्ग लोग जो थे, हमारे जो पूर्वज थे, वो बादशाहों के यहाँ पर रसोइये का काम करते थे। बावर्ची खाना कहते हैं रसोइये का काम करने वाला। तो इसलिए जो है अब उन्हें बादशाह के बारे में तो पता नहीं था कि कौन से बादशाह के यहाँ काम करते थे, क्योंकि करते ही नहीं थे। इस कारण से
लेखिका जो ने जब बार बार कुरेदना चाहा कि कौन से बादशाह के यहाँ काम करते थे, तो मियाँ नसीरुद्दीन जो है वो थोड़े से तुनक गए, थोड़े से उनको जो है गुस्सा आ गया इस बात के लिए, और वो जो है लेखिका की बातों में इंटरेस्ट जो है उनका कम होने लगा। अगला प्रश्न है, मियाँ नसीरुद्दीन के चेहरे पर किसी दबे हुए अंधड़ के आसार देख यह मजमून न छेड़ने का फैसला किया। इस कथन के पहले और बाद के प्रसंग का उल्लेख करते हुए स्पष्ट कीजिए। अब बादशाह के नाम का जैसे ही प्रसंग आया तो मियाँ नसीरुद्दीन की दिलचस्पी जो है वो लेखिका की बातों में ख़त्म होने लगी थी। उसके बाद वे किसी को भट्टी सुलगाने के लिए पुकारने लगे। अब ऊपर जो ये बात पूछी गई है कि इस कथन के जो पहले और इसके कथन के बाद का प्रसंग हमें लिखना है कि उसके बाद क्या हुआ। जब उन्होंने बादशाह के बारे में नहीं बताया तो उन्होंने बाद में क्या किया, बाद में किसी को भट्टी सुलगाने के लिए, भट्टी समझते हैं क्या होता है, जो तंदूर के नीचे आग जलाई जाती है उसको भट्टी जलाना कहते हैं। तो भट्टी जलाने के लिए, सुलगाने के लिए पुकारने लगे, और लेखिका के पूछने पर उन्होंने बताया कि ये उनके कारीगर बब्बन मियाँ हैं, यानी कारीगर जो उनके यहाँ काम करते हैं वो हैं। तब लेखिका के मन में आया कि पूछ लें कि आपके बेटे बेटियां हैं, लेकिन उनके चेहरे पर बेरुखी देखी तो उन्होंने उस विषय में पूछना ही ठीक नहीं समझा, क्योंकि उस समय में जो मियाँ नसीरुद्दीन के जो तेवर थे वो बहुत ज़्यादा तेज़ थे और बात बात पर वो लड़ रहे थे, इसी कारण से। अगला प्रश्न पूछा गया है, पाठ में मियाँ नसीरुद्दीन का शब्द चित्र लेखिका ने कैसे खींचा है। शब्द चित्र यानी मियाँ नसीरुद्दीन के व्यक्तित्व के विषय में कैसे बताया कि वो देखने में कैसे लगते थे। तो मियाँ नसीरुद्दीन 70 वर्ष की आयु के हैं। मियाँ नसीरुद्दीन का शब्द चित्र लेखिका ने कुछ इस प्रकार से खींचा है। लेखिका ने जब दुकान के अंदर झांका तो पाया कि मियाँ चारपाई पर बैठे बीड़ी का मजा ले रहे हैं। मौसमों की मार से पका चेहरा है, आंखों में काइयां भोलापन है और पेशानी पर मंजे हुए कारीगर के तेवर हैं। अब यहाँ पर इन पंक्तियों का अर्थ ज़रा आप ध्यान से सुनिएगा। मौसमों की मार से पका चेहरा का मतलब है कि गर्मी सर्दी धूप में वहाँ खड़े हुए जब कोई ढाबे पे काम करता है तो उसका चेहरा जो है काला पड़ जाता है। और आँखों में काइयां भोलापन, यानी कि आँखों पर जो है, आँखों के अंदर उनके जो है बहुत ही ज़्यादा एक इनोसेंट सा एक चेहरा, एक अंदाज दिखाई देता है कि जैसे बहुत ही वो भोले भाले हैं। और पेशानी पर मंजे हुए कलाकार के तेवर हैं। और कहते हैं कि माथे पर जो है उनके साफ साफ दिखाई देता है कि वो पेशे से बहुत ही मंजे हुए कलाकार हैं, कारीगर हैं। उसके तेवर जो हैं उनके माथे पर दिखाई देते हैं। वे बड़े सधे अंदाज में बातों का जवाब देते हैं और कभी वे पंच हजारी अंदाज में सिर हिलाते हैं तो कभी अपनी आँखों के कंचे फेरते हैं। आँखों के कंचे फेरने का मतलब आँखों को इधर उधर घुमाना। और कभी वो आंखें तरेरते हैं, यानी कि बातें करते करते कोई बात जब लेखिका पूछ बैठती है ऐसी जो कि उनको लगता है कि ये बात जो है नहीं पूछनी चाहिए थी, तो इस बात पर जो है वो अपनी आंखें तरेर लेते हैं, यानी गुस्से से उसको देखते हैं। सबसे बड़ी बात है कि वे डींगे मारने में सबसे माहिर हैं, कि उनको जो है अपनी बातों में उलझाना, अपनी डींगे मारना, अपनी प्रशंसा में बहुत कुछ कहना, ये बहुत अच्छा लगता है। अगला प्रश्न है, मियाँ नसीरुद्दीन की कौन सी बातें आपको अच्छी लगी। तो हमें मियाँ नसीरुद्दीन की निम्नलिखित बातें अच्छी लगी। एक तो उनका आत्मविश्वास से भरा व्यक्तित्व है, यानी कि वो जो भी बात कह रहे हैं बड़े ठोक बजा कर कह रहे हैं, चाहे उन्होंने बादशाह की बात की हो। काम के प्रति रुचि एवं लगाव, उनका अपने काम के प्रति रुचि है और बहुत ही लगाव है। अपने काम को किस प्रकार से, किस ढंग से करना है वो है। तीसरा है सटीक उत्तर देने की कला, और तरह तरह की रोटियां बनाने में वे महारत हासिल किए हुए हैं। और लास्ट है कि शागिर्द को उचित वेतन देना, यानी शागिर्द का मतलब होता है चेले, उनके यहाँ पर जो काम करते हैं कारीगर, उनको वो रोटियां बनाने के लिए जो है पूरा पूरा वेतन भी देते हैं।
अगला प्रश्न है कि तालीम की तालीम ही बड़ी चीज़ होती है। यहाँ लेखक ने शब्द तालीम का 2 बार प्रयोग किया है। क्या आप दूसरी बार आए तालीम शब्द की जगह कोई अन्य शब्द जो है रख सकते हैं, वो लिखिए। अब लेखिका ने तालीम शब्द का 2 बार प्रयोग किया है। क्रमश उनका अर्थ जो है काम की ट्रेनिंग से है, यानी तालीम का अर्थ होता है कि शिक्षा प्राप्त करना। तो यहाँ पर उनका अर्थ जो है काम की शिक्षा प्राप्त करना, काम की ट्रेनिंग लेना और शिक्षा पाना। हम दूसरी बार आए हुए तालीम की जगह शिक्षा रख सकते हैं, यानी तालीम की तालीम पाना भी बड़ी बात है, यानी कि काम की ट्रेनिंग पाना भी बहुत बड़ी शिक्षा है। ऐसे इसको जो है लिखा जा सकता है। अगला प्रश्न है, मियां नसीरुद्दीन तीसरी पीढ़ी के हैं जिसने अपने खानदानी व्यवसाय को अपनाया। वर्तमान समय में प्राय लोग अपने पारंपरिक व्यवसाय को नहीं अपना रहे हैं, क्यों? ऐसा क्यों? तो यहाँ पर जो है वो कहते हैं कि मियां नसीरुद्दीन जो हैं वो उनके जो दादा साहब थे आला नान बाई मियां कल्लन और दूसरे उनके वालिद मियां बरकत शाही नानबाई थे, और इस प्रकार से जो है तीसरी पीढ़ी के मियां नसीरुद्दीन ने अपना खानदानी व्यवसाय अपनाया। वर्तमान समय में प्राय लोग अपने पारंपरिक व्यवसाय को नहीं अपना रहे हैं। पारंपरिक व्यवसाय का मतलब जो परंपरा से चला आ रहा है, बाप दादाओं से चला आ रहा जो व्यवसाय है, उनमें रुचि कम लेते हैं लोग। हर कोई अपने अपनी लाइन अपने खुद चुनता है, जिसका जिसमें इंटरेस्ट होता है। ज़रूरी नहीं है कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर ही बने, ज़रूरी नहीं कि इंजीनियर का बेटा इंजीनियर ही बने, और ज़रूरी नहीं है टीचर का बेटा टीचर ही बने। तो इसलिए आज जो है हर कोई अपनी रुचि के अनुसार अपना प्रोफेशन चुनता है, अपना व्यवसाय चुनता है। तो वर्तमान समय में लोग जो हैं अपने पारंपरिक व्यवसाय को नहीं अपना रहे हैं, क्योंकि पारंपरिक व्यवसाय की ओर लोगों की रुचि कम हो गई है। अब लोग पढ़ लिख कर तकनीकी और शैक्षिक व्यवसाय की ओर जाना पसंद करते हैं, क्योंकि उन्हें यह ज़्यादा आकर्षक और अधिक लाभप्रद लगता है। उन्हें लगता है कि ये अच्छा है कि वो अपनी रुचि के अनुसार काम करें और आगे बढ़ें। अगला प्रश्न है, मियाँ कहीं अखबार नवीस तो नहीं हो? यह तो खोजियों के खुराफात हैं। अखबार की भूमिका को देखते हुए इस पर टिप्पणी करें। अखबार नवीस का मतलब होता है अखबार में काम करने वाले लोग। तो उन्होंने पूछा कि कहीं आप अखबार नवीस तो नहीं हो? लेखिका से पूछा, क्योंकि खोजबीन करना तो उनकी ही शरारत होती है। खुराफात का मतलब होता है शरारत। तो खोजबीन करना जो है अखबार वालों की ही शरारत होती है। तो उससे पूछ बैठे वो कि कहीं अखबार में काम करने वाले तो नहीं हो? तो अखबार नवीस जो है पत्रकार जो है उनको कहा जाता है। तो उत्तर में वो लिखते हैं कि अखबार नवीस जो है पत्रकार को कहते हैं। अखबार की समाज को जागृत करने में अहम भूमिका होती है, क्योंकि इनके लिए काम करने वाले पत्रकार नई से नई खबर की खोज करते हैं। अखबार जनता को न्याय भी दिला सकता है, परंतु आजकल के अखबारों में बातों को बहुत ही बढ़ा चढ़ा कर लिखा जाता है, जिससे कि लोगों में उनका प्रभाव कम हो गया है। इस कारण से जो है ये पूछा गया कि अखबार नवीस तो नहीं हो गए हो, क्योंकि उनको जो है अखबार वालों से बहुत चिढ़ थी, मियां नसीरुद्दीन को, इसलिए उन्होंने ऐसी बात उनसे पूछी। बाकी के ये जो अगला प्रश्न है आपकी भाषा की बात, ये आपको नहीं करना है, क्योंकि ये पाठ के अंदर जो है आपकी शामिल नहीं है। ये केवल व्याकरण से संबंधित कुछ बात पूछी गई है। आपने प्रश्न उत्तर करने हैं। ये 9 प्रश्न तक आप अपनी अपनी नोटबुक में उतार लीजिएगा और इन्हें पढ़ लीजिएगा और साथ ही लर्न करेंगे आप सभी बच्चे। इसके अतिरिक्त आपको किसी और प्रकार की जानकारी हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर आप बता सकते हैं। अगली वीडियो में हम मिलेंगे अगले पाठ के एक्सप्लेनेशन और उसकी पाठ की प्रश्नोत्तर के साथ। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। मिलेंगे बहुत जल्द। धन्यवाद, शुक्रिया। चैनल को साथ साथ सब्सक्राइब करना, शेयर करना और लाइक करना ना भूलिएगा। बाय बाय।